अगला है, देखिएगा ध्यान से, राष्ट्रपति राष्ट्रपति की न्यायिक शक्ति, है ना, न्यायिक शक्तियां, यानी कि जुडिशियल पावर ऑफ प्रेसिडेंट। ठीक है, एक्चुअली क्या है कि दुनिया के हर संविधान को आप पढ़ेंगे तो आप ये पाएंगे कि लगभग संविधान में, प्रायः दुनिया के हर देशों के संविधान में राष्ट्रपति यानी कि कार्यपालक के जो प्रमुख हैं उनको भी कुछ न्यायिक शक्तियां दी गई हैं। ठीक है, ठीक उसी तरीके से जो भारत के कार्यपालिका के प्रमुख हैं राष्ट्रपति, है ना, इनको भी आर्टिकल 72 के अंदर में, है ना, कुछ न्यायिक शक्तियां दी गई हैं। ठीक है, इसको जरा ध्यान से समझिएगा। आर्टिकल 72 इस बात का स्पष्ट व्याख्या करता है कि राष्ट्रपति के पास कुछ न्यायिक शक्तियां होंगे। ठीक है, लेकिन अगर आप इसको ब्रिटेन से तुलना करके देखेंगे तो आप ये पाएंगे कि ब्रिटेन के अंदर में जो न्यायिक शक्तियां वहाँ के महारानी के पास में है तो वो संवैधानिक नहीं है। मतलब कि अगर वहाँ के कोई भी अगर अपराधी वहाँ के महारानी से अगर क्षमा का मांग करता है, नहीं, तो वह क्षमा का मांग इस बात पर निर्भर करेगा कि महारानी उस पर कृपा दृष्टि रखती है कि नहीं रखती है। को संवैधानिक बनाया गया है। संवैधानिक बनाने का मतलब कि राष्ट्रपति के पास ये संवैधानिक शक्ति है, संविधान में लिखा हुआ ये शक्ति है कि राष्ट्रपति जो हैं वो किसी भी अपराध को लेकर के अगर न्यायपालिका ने कोई सजा दिया तो उस सजा को वो कम कर सकते हैं या उस सजा को पूर्णतः माफ कर सकते हैं। ऐसा 72 का प्रसंग है, समझ रहे हैं। तो राष्ट्रपति की जो ये न्यायिक शक्तियां हैं इसको जरा ध्यान से समझिएगा तो आप ये पाएंगे कि राष्ट्रपति जो न्यायिक शक्ति का प्रयोग करते हैं वो सबसे पहली बात कहाँ कहाँ करेंगे। सबसे पहली पॉइंट आप ये याद रखिएगा कि यदि सेना न्यायालय, सेना न्यायालय समझते हैं, यानी मिलिट्री ने जो कोर्ट है वो सेना न्यायालय अगर किसी को भी पनिशमेंट दिया हो, और आप जानते हैं कि सेना से संबंधित जो भी मामला है वो लगभग मामला का निपटारा सेना न्यायालय ही कर लेती है। अगर सेना न्यायालय ने किसी सेना को दंड दिया, समझ रहे हैं, तो इस दंड के ऊपर माफ करने का या उस दंड को कम करने का शक्ति राष्ट्रपति के पास है। तो राष्ट्रपति किस किस मामले में माफ करेंगे वो देखिएगा। अगर सेना न्यायालय के द्वारा दंड दिया गया हो तो, या दंड का आदेश दिया गया हो। दूसरी किस मामले में माफ कर सकते हैं सो देखिएगा, यदि कोई ऐसा अपराध किया गया हो, यानी किसी भी व्यक्ति के द्वारा कोई ऐसा अपराध किया गया हो जो संघ के कार्यपालिका, है ना, संघ के कार्यपालिका, इसका साधारण सा शब्द ऐसा समझिएगा कि केंद्र सरकार के जो एग्जीक्यूटिव हैं उनके अंडर में जो नियम लिखा गया है उसका अगर कोई व्यक्ति उल्लंघन करते हुए अपराध करता हो तो उसमें भी राष्ट्रपति जो है वो क्षमा कर सकते हैं या सजा को कम कर सकते हैं, समझ गए। और तीसरा जरा सा ये समझिएगा कि अगर मृत्यु दंड किसी को भी दे दिया गया हो, मृत्यु दंड, है ना, चाहे अपराध का संबंध संघ से, संघ मतलब केंद्र से या राज्य से, कहीं से भी हो, इसका मतलब क्या है कि किसी भी मसले में अगर मृत्यु दंड न्यायालय के द्वारा दे दिया गया हो तो उस मृत्यु दंड को भी क्षमा करने का जो शक्ति है वो राष्ट्रपति के पास में है। क्या मेरी बात आप समझ पा रहे हैं? इसमें देखिएगा क्षमा किस किस तरीके से किया जाएगा, इसको जरा ध्यान से समझिएगा। सबसे पहला जो क्षमा है वो है आपका लघुकरण, यानी सजा का क्या करना, लघुकरण करना। लघुकरण के लिए इंग्लिश शब्द है कम्यूट करना, है ना। इसको जरा सा ध्यान से समझिएगा कि इसका अर्थ क्या है, ये जरा देखा जाए। जैसे मान लिया जाए कि किसी भी अपराधी को न्यायालय के द्वारा जो सजा दिया गया वो कठोर प्रकृति का दिया जाए, है ना, कठोर प्रकृति का। कठोर प्रकृति मतलब समझ रहे हैं, यानी कि मान लो कि उसको न्यायालय ने इस तरीके से सजा दे दिया जो एक 3x2 के कमरे में उसको रहना हो। जैसे आपने संजय दत्त की मूवी देखी होगी, तो संजय दत्त की जो मूवी आई थी उसमें आपने देखा था कि संजू जो अपराध किया था, जो उसको सजा मिला था, वो एक छोटी सी कोठरी में रह रहा था, उसी में उनको सारा दैनिक क्रिया भी करना पड़ता था, उसी में सोना पड़ता था, उसी में खाना पड़ता था, यानी उनको एक कठोर प्रकृति का सजा दिया गया था। तो अगर न्यायालय किसी भी व्यक्ति को अगर कठोर प्रकृति का सजा दे दे और राष्ट्रपति अगर चाह जाएं तो उस कठोर प्रकृति के सजा को सरल बना सकते हैं। नहीं तो अगर राष्ट्रपति कठोर प्रकृति के सजा को अगर बिना सजा कम किए कठोर प्रकृति के सजा को यदि सरल प्रकृति का सजा
के रूप में उसको बदल दें, या मृत्यु दंड को, यानी किसी को मौत का सजा अगर हो उसको आजीवन कारावास में बदल दें। मतलब कि पूरी जिंदगी आप जेल में ही रहेंगे लेकिन आपको फांसी नहीं दिया जाएगा। समझ रहे हैं? तो चाहे तो मृत्यु दंड को आजीवन कारावास में बदल दें या कठोर प्रकृति के सजा को सरल बना दें। तो इस दृष्टि को, इसको क्या कहते हैं, इस सजा को जो कम करने की जो प्रावधान है, इसको क्या कहा जाता है? सजा का लघुकरण करना। समझ रहे हैं? लघुकरण करना। अगला जरा सा ध्यान से समझिएगा, दूसरा क्या है? परिहार। इसको भी ध्यान से समझिएगा। परिहार का मतलब क्या होता है ये देखिएगा। समझ रहे हैं? परिहार जो पनिशमेंट है इसमें क्या किया जाता है, इसको जरा समझिएगा। समझ रहे हैं? परिहार के अंदर में आप पाएंगे कि अगर किसी भी व्यक्ति को मान लो कि 20 साल का सजा दे दिया गया और अगर राष्ट्रपति के पास उसने क्षमा याचना किया तो राष्ट्रपति उसके प्रकृति को ना बदले बल्कि सजा को ही कम कर दे। जैसे मान लो 20 साल का सजा है, राष्ट्रपति को उस पर रहम आ जाए, दया आ जाए और क्षमा याचना को क्या करना चाहे? स्वीकार करना चाहे। आप समझ रहे हैं? क्षमा को अगर वो स्वीकार करना चाहें तो वो 20 साल के सजा को क्या कर दे? 5 साल का कर देंगे, 3 साल का कर देंगे, या 5 साल के सजा को 2 साल के सजा कर दें। इसका मतलब क्या है कि इसके लिए इंग्लिश शब्द है रिमिशन। समझ रहे हैं? इसके लिए इंग्लिश शब्द है रिमिशन। ठीक है, देखिएगा रिमिशन में क्या होता है, जैसे कि एग्जाम्पल ले लीजिए कि 5 वर्ष का अगर किसी व्यक्ति को पनिशमेंट मिले और राष्ट्रपति इस सजा को के प्रकृति को ना बदले, मतलब कि इतनी कोठरी में रहना है तो आपको इतना ही में रहना है, लेकिन 5 साल का जो सजा था उसको कर दे मान लो 2 वर्ष का। यानी कहने का मतलब कि सजा की प्रकृति वैसे ही रहेगी लेकिन राष्ट्रपति जो है उस सजा के अवधि को अगर कम कर दे। समझ रहे हैं? अगर अवधि को कम कर दे तो उसको क्या कहेंगे? इसको परिहार कहा जाएगा। अब परिहार समझ पा रहे हैं? नहीं समझे? अगला थोड़ा सा और समझिएगा आप लोग। अगला जो प्रकृति है वो क्या है? तीसरा नंबर में वो क्या कर सकते हैं, सो देखिए। तीसरा, अगर उनकी मर्जी होगी तो वो सजा को विराम भी कर सकते हैं। सजा को क्या कर सकते हैं? विराम कर सकते हैं। अब जरा सा विराम को भी ध्यान से समझिएगा। इसका एक थोड़ा सा लॉजिकल कंसेप्ट है। जैसे मान लो किसी भी व्यक्ति के जीवन में एक विशेष स्थिति पैदा हो जाए। विशेष स्थिति समझते हैं? जैसे एक उदाहरण से समझाऊंगा तो आपको अपनी बात समझ में आ जाएगा कि मैं क्या कहना चाह रहा हूं। जैसे मान लो कोई महिला है और महिला ने कोई ऐसा क्राइम कर दिया जो क्राइम एकदम मान लो कि 20 साल का दंडनीय अपराध वाला क्राइम किया है। लेकिन महिला जिस समय क्राइम की उस समय वो अभी भी प्रेग्नेंट हुई ही थी और वो जेल में जब गई तो धीरे धीरे उनका प्रेगनेंसी जो है वो बॉडी के ऊपर जो है वो हावी होने लगा। तो राष्ट्रपति को ऐसा लगता है कि यह एक स्थिति जो है वो क्या है? एक विशेष स्थिति है। या कोई बुजुर्ग व्यक्ति हो गए और बुजुर्ग व्यक्ति से गलती से कोई अपराध हो जाए और उनको अगर मान लो कि उस अपराध में कठोर से कठोर और क्या लंबी सजा है। समझ रहे हैं? तो एक्चुअली क्या है कि किसी भी व्यक्ति का अगर विशेष स्थिति हो, चाहे वो बुढ़ापा हो या गर्भवती महिला की स्थिति हो, इसके लिए इंग्लिश शब्द जो है वो क्या है? रिस्पाइट। रिस्पाइट। इसको जरा सा समझिएगा। क्या होता है कि विशेष स्थिति के कारण आपके सजा को क्या कर देना? कम कर देना। देखिए यहां पर भी क्या था? यहां पर था सजा को सरल बना देना, यहां पर भी था सजा को कम कर देना। समझ रहे हैं? लेकिन यहां पर विशेष स्थिति के कारण सजा को कम करना। तो अगर विशेष स्थिति के कारण अगर सजा को कम किया जाए तो उसको हम लोग क्या कहेंगे? उसको हम लोग विराम कहेंगे। समझ रहे हैं? तो विराम की जो स्थिति होती है उसमें राष्ट्रपति न्यायपालिका के द्वारा दिए गए सजा को विशेष परिस्थिति को ध्यान में रखते हुए, चाहे वो शारीरिक क्षमता हो या मानसिक क्षमता हो, परिस्थितियां विशेष हो जाए तो उस परिस्थिति में अगर राष्ट्रपति जो है वो क्या करे? सजा को कम करे तो उसको हम क्या कहेंगे? उसको हम कहेंगे विराम। समझ रहे हैं? अगला है प्रविलंबन। इसको भी जरा ध्यान से समझिएगा। अगला क्या है? प्रविलंबन। ठीक है, इसको भी देखिएगा कि प्रविलंबन का कंसेप्ट क्या है। सो देखिएगा, जैसे मान लो कि राष्ट्रपति के पास आपने क्षमा याचना भेजा। जैसे मान लो कि आपने कोई क्राइम कर दिया और आपने जब क्राइम किया तो स्थिति कुछ ऐसा था कि आप अब चाहते हैं कि हम पर कुछ दया कर दिया जाए, तो न्यायपालिका ने तो आपको सजा दे दिया। अब जब राष्ट्रपति के पास आपने क्या किया? न्यायपालिका के विरुद्ध जो है वो आप क्षमा मांगना चाहते हैं राष्ट्रपति से, और राष्ट्रपति क्या कर रहे हैं कि आपको क्षमा नहीं दे रहे हैं बल्कि उसको टाल करके रख रहे हैं। और जनरली ये कब होता है? जब राष्ट्रपति आपके केस को अध्ययन कर रहे होते हैं। तो क्या होता है कि सजा के लिए जो आपने माफी का जो मांग किया है उस माफी में क्या देर करना, उस माफी को रोक देना, यानी उस माफी पर समय लगाना। और जनरली ये तब लगता है जब राष्ट्रपति उसका अध्ययन कर रहे होते हैं, है ना, या उनको हाँ या ना कहने में अभी और टाइम चाहिए।
नहीं, तो सजा को क्या करना, माफीनामा को क्या करना, साइड कर देना, इसको क्या कहेंगे, प्रविलंबन। समझ रहे हैं, प्रविलंबन कहा जाता है इसको, समझ रहे हैं। इसके लिए इंग्लिश शब्द है रिप्राइव, समझ रहे हैं, देखिएगा इसके लिए इंग्लिश शब्द है रिप्राइव, है ना, रिप्राइव, है ना। तो राष्ट्रपति अगर आपके सजा के ऊपर कोई काम नहीं कर रहे हैं, आपके सजा को रोक करके रखे हैं, उस पर ना यस कह रहे हैं ना नो कह रहे हैं, तो उसको क्या कहेंगे, प्रविलंबन कहेंगे। और ये जनरली राष्ट्रपति उस पर कोई कार्य कर रहे होते हैं तो वो कुछ समय लेते हैं, समझ रहे हैं। अगला जरा सा समझिएगा नेक्स्ट, और वो है क्षमा, ठीक है, क्षमा। क्षमा के लिए इंग्लिश शब्द है पार्डन, समझ रहे हैं। इसको भी जरा सा ध्यान से समझिएगा कि क्षमा के अंदर में क्या होता है कि मान लो कि आपने कोई क्राइम किया और इतना बड़ा आपने क्राइम किया, इतना बड़ा क्राइम किया कि वो क्राइम करने के बाद आप अब क्या चाहते हैं, चाहते हैं कि हमें क्षमा मिल जाए, अब हम सुधर करके जीवन जीना चाहते हैं, समाज में एक अच्छा व्यक्ति बनकर के रहना चाहते हैं। तो अब वो मूड पर डिपेंड करेगा राष्ट्रपति का कि आपको वो टांगेंगे, फांसी देंगे या आपको क्षमा करेंगे। क्षमा का अर्थ ये होता है कि जितनी भी आपको सजा दिया गया है वो सारे सजा को शून्य कर देना। शून्य करने का मतलब आपको एकदम से मुक्त कर देना। जब राष्ट्रपति बिल्कुल आपके सजा को शून्य कर दें, आपको मुक्त कर दें, समझ रहे हैं, तो इसको हम क्या कहेंगे, इसको क्षमा कहेंगे। और क्षमा के अंदर में इस तरीके से मुक्त किया जाता है, सिर्फ मुक्त ही नहीं किया जाता है बल्कि पूरे केस को खारिज ही कर दिया जाता है। मतलब ऐसा लगता है जैसे आपने अपराध किया ही नहीं था। एक तो हुआ क्या कि आपको क्षमा कर दिया जाए लेकिन कोर्ट में आपको तारीख पर तारीख लगाया जाए, यानी आपको फंसा करके रखा जाए, आपको अटका करके रखा जाए। तो इस स्थिति में क्या, जब राष्ट्रपति क्षमा कर देते हैं तो आपको अटका करके भी नहीं रखा जाएगा बल्कि कंप्लीटली क्या कर दिया जाएगा, आपको माफी कर दिया जाएगा। यानी आपको ऐसा फील होगा कि आपने किसी तरह का कोई अपराध किया ही नहीं था। क्या समझ पा रहे हैं? अब जरा सा इसमें एक मामला को और जरा सा समझिएगा कि बार बार ये कहा जाता है कि जरा सा देखिएगा कि मान लो कि से न्यायपालिका ने कोई सजा दे दिया, ध्यान से समझिएगा, मान लो कि न्यायपालिका ने कोई सजा दे दिया और इनके लिए क्या किया गया, क्षमा याचना के लिए राष्ट्रपति के पास मान लिया जाए कि याचिका को भेजा गया कि हमें माफ कर दिया जाए। और राष्ट्रपति जो है वो प्रविलंबन लगा दें। प्रविलंबन लगाने का मतलब ना वो यस कह रहे हैं ना नो कह रहे हैं, निर्णय ही नहीं दे रहे हैं। तो एक्चुअली क्या है, जब तक राष्ट्रपति का निर्णय नहीं आ जाएगा तब तक तो आपको सजा मिलेगी ही नहीं आगे, ठीक है। तो न्यायपालिका ने कहा कि राष्ट्रपति को एक ऐसा समय में इसका क्या कर देना चाहिए, निर्धारण कर देना चाहिए, जल्दी जल्दी से डिसीजन दे देना चाहिए कि वो क्षमा कर रहे हैं कि इसमें से कोई यूज कर रहे हैं कि उस पर कोई निर्णय ही, मतलब कि सीधा कह दे रहे हैं कि न्यायपालिका ने जो सजा दिया उसको भोगो। लेकिन राष्ट्रपति को ये जल्दी से कहना चाहिए। जैसे एक उदाहरण लीजिए तो आप समझ में आएगा। जैसे राजीव गांधी की जब हत्या हुई थी, आपको मालूम है कि 84 के अंदर में भारत के प्रधानमंत्री राजीव गांधी बने और इनकी बात 8 साल बाद इनको क्या कर दिया गया, हत्या कर दी गई थी। और हत्या के अंदर में 3 दोषी पाए गए, ठीक है। और तीनों दोषियों को जब न्यायपालिका ने सजा दे दिया तो ये तीनों के तीनों जो हैं वो क्षमा याचना राष्ट्रपति से की कि हमें क्षमा कर दिया जाए। और राष्ट्रपति ने क्या किया, 11 वर्ष तक इस पर किसी तरह का कोई निर्णय दिया ही नहीं कि हम क्षमा दे रहे हैं या आपके याचिका को रद्द कर रहे हैं, समझ रहे हैं। तो 11 वर्ष तक वो व्यक्ति जो है उसके ऊपर कोई कदम ही नहीं उठा। ठीक इसी तरह से एक एग्जाम्पल और आप लें, आप लोग अफजल गुरु का नाम सुने होंगे, है ना, जिसने पार्लियामेंट पर हमला किया था। तो ये जो अफजल गुरु थे, है ना, इनको भी जब न्यायपालिका ने सजा सुनाया तो ये भी राष्ट्रपति को जब क्या किए, क्षमा याचना के लिए जब अपना पत्र भेजे तो राष्ट्रपति इसके ऊपर भी 6 साल तक कुछ भी नहीं कहे। और 6 साल तक कुछ भी नहीं कहे तो जो इनको सजा मिला था फांसी का, वो 6 साल तक इनको फांसी का सजा नहीं मिला। तो सोचो कि 11 वर्ष तक राजीव गांधी के मामले में वो राष्ट्रपति इस पर कुछ निर्णय ही नहीं दिए। 6 वर्ष तक लगभग अफजल गुरु के मामले में राष्ट्रपति ने कुछ निर्णय ही नहीं दिया। तो स्थिति ऐसा हुआ कि न्यायपालिका ने साफ शब्दों में कहा कि मैं जब किसी भी अपराधी को फांसी का सजा दे देता हूं और आप क्या करते हैं कि जब आपके पास याचना भेजी जाती है तो माफी के लिए, अगर वो व्यक्ति क्षमा मांगने के लिए आपके पास भेजता है याचिका, तो आप क्या करते हैं, 11 वर्ष 6 वर्ष तक आप उस पर कुछ निर्णय ही नहीं देते। और जब निर्णय नहीं देते तो पूरा का पूरा जो भारत की जनता है वो न्यायपालिका की तरफ संदेह करती है कि कैसा कोर्ट का प्रावधान है,
कि इतना बड़ा इसने क्राइम किया, पार्लियामेंट के ऊपर हमला कर दिया और इसके बाद भी न्यायपालिका इसको फांसी की सजा नहीं दे रही है। 6 साल से न्यायपालिका कर क्या रही है? तो एक्चुअली वो मसला जो है वो कहाँ अटका हुआ है? राष्ट्रपति के पास अटका हुआ है। इसलिए न्यायपालिका ने कहा कि भाई कोई ऐसा करो कि हम जो सजा देते हैं, क्षमा करना है तो भी क्षमा जल्दी से कर दो, और अगर आपको उसको रद्द करना है तो जल्दी से रद्द कर दो, ताकि इसको जल्दी से जल्दी वो पनिशमेंट मिल सके जो हमने निर्धारित किया है। क्योंकि आपके वजह से हमारे कैरेक्टर के ऊपर उंगली उठ जाता है, आपके वजह से हम डाउट के घेरे में आ जाते हैं कि न्यायपालिका जल्दी से फैसला नहीं करती है। समझ रहे हैं? ये मामला जो है वो कब हुआ? ऐसा न्यायपालिका ने जब डिबेट उठाया तो एक मामला गया था शेर सिंह बनाम पंजाब राज 1983 में। शेर सिंह बनाम क्या? शेर सिंह वर्सेस पंजाब राज, है ना। ये जो मामला था ये 1983 का मामला था। इस मामला के अंदर में न्यायपालिका ने कहा कि अगर क्षमा याचना चाहे तो राष्ट्रपति के पास किया जाए न्यायपालिका के सजा देने के बाद, या राज्यपाल के पास किया जाए, तो राज्यपाल को ज्यादा समय या राष्ट्रपति को ज्यादा समय नहीं लगाना चाहिए, बल्कि 3 महीने में, 3 माह के अंदर उसका निपटारा कर देना चाहिए। यानी प्रेसिडेंट को लंबा समय तक अपने पास रोक करके नहीं रखना चाहिए। इस मामले में उन्होंने ये कहा। ठीक ऐसा ही कुछ हुआ कि इंदिरा गांधी की जब हत्या हुई थी 1984 ईस्वी में, तो इंदिरा गांधी के भी जो मर्डरर थे, है ना, उस समय में एक मामला और भी गया था। वो मामला क्या था? वो मामला था केहर सिंह बनाम बनाम भारत संघ। यानी केहर सिंह बनाम भारत संघ का जो ये मामला 1988 का था, इस 88 के अंदर में न्यायपालिका ने कुछ प्रावधान फिक्स किया। और वो प्रावधान क्या क्या था, इसको जरा ध्यान से समझिएगा। सबसे पहली बात, इसमें उन्होंने एक गाइडलाइन जारी किया सुप्रीम कोर्ट ने, कि जो ये लोग क्षमा मांगते हैं, ये क्षमा मांगने के लिए राष्ट्रपति के पास खुद का शरीर लेकर के नहीं जाएंगे। जैसे आप एक एग्जांपल लीजिए, जैसे मान लो कि भारत के अंदर में 2007 से 2012 तक भारत के राष्ट्रपति कौन रही? प्रतिभा सिंह पाटिल रही। एक महिला बेचारी सी, या आज के डेट में आप लोग देख लो कि मुर्मू है, एक महिला भारत के राष्ट्रपति बने हुए हैं। और कसाब मान लो जिंदा होता और आज के डेट में न्यायपालिका उनको फांसी का सजा दे दिया होता कसाब को, और कसाब जाकर के मुर्मू के सामने खड़े होकर के कहता कि हमें फांसी से क्या करो, वरी करो। एक अपराधी को नहीं, एक क्रिमिनल को नहीं, एक मर्डरर को, एक हत्यारा को राष्ट्रपति के पास शरीर के साथ जाकर के माफी मांगना, हमें लगता है कि यह राष्ट्रपति का अपमान है। इसलिए न्यायपालिका ने कहा कि ये लोग जो क्षमा मांगेंगे वो मौखिक मतलब समझते हैं, अपने मुंह से जाकर के नहीं मांगेंगे, बल्कि इसके लिए वो क्या करेंगे? लिखित याचिका मांगेंगे। यानी राष्ट्रपति के पास वो अपराधी खुद से क्षमा मांगने नहीं जाएगा, बल्कि एक पत्र भेजेगा, लिखित क्षमा मांगेगा। पहला इन्होंने नियम बना दिया। दूसरा क्या नियम बनाया सो देखिएगा। दूसरा इन्होंने इस केहर सिंह के मामले में कहा कि न्यायपालिका जो है वो एक मार्गदर्शक के रूप में काम नहीं करेगी। किसके लिए? राष्ट्रपति के लिए, कि आप जो है इसको क्षमा करिए, या आपके लिए हम ये नियम बना रहे हैं, इस नियम के अंदर में रहते हुए और आप क्षमा करिए या रद्द कर दीजिए। यानी कि राष्ट्रपति के ये विवेक पर निर्भर करेगा। विवेक समझ रहे हैं? इसका मतलब न्यायपालिका उसके लिए कोई राष्ट्रपति को गाइडलाइन नहीं देंगे, न्यायपालिका कोई गार्जियन बन के राष्ट्रपति को सलाह नहीं देंगे कि आप याचिका को रद्द करिए या याचिका को आप क्या करिए, माफी में स्वीकार कर लीजिए। यानी कि यह मार्गदर्शक के रूप में काम न्यायपालिका नहीं करेगी, बल्कि राष्ट्रपति का विवेकी शक्ति है कि वो माफ करना चाहते हैं कि नहीं करना चाहते हैं। और विवेकी शक्ति का मतलब आप जानते हैं कि राष्ट्रपति जो है वो अपने इच्छा से माफ नहीं करते, बल्कि मंत्रिपरिषद के सलाह से करते हैं। यानी मंत्रिपरिषद और राष्ट्रपति बैठ करके सलाह करके निर्णय ले ले, यहां पर न्यायपालिका उनके शक्ति में हस्तक्षेप नहीं करेगी, उनका मार्गदर्शन नहीं देगी। आप समझ रहे हैं? तीसरी बात न्यायपालिका ने इसी मामले में एक और बात कही, इसको भी जरा समझिएगा, कि अगर राष्ट्रपति ने किसी व्यक्ति को क्षमा कर दिया, समझ रहे हैं, अगर क्षमा कर दिया तो सिर्फ न्यायपालिका अगर उसका पुनरावलोकन करना भी चाहेगी, मतलब उसकी जांच पड़ताल करना चाहेगी कि राष्ट्रपति ने जो माफ किया है उसमें जाति के आधार पर या किसी भेदभाव के आधार पर या मनमानी तरीके से तो माफ नहीं कर दिया है, बल्कि इस तरीके से वो जांच करेगी कि आर्टिकल 72 के अंदर में जो इनकी शक्ति दी गई है उसी के अधीन रहते हुए माफी मिला है कि नहीं मिला है।
माने न्यायपालिका ज्यादा हस्तक्षेप नहीं करेगी, सिर्फ इतना देखेगी कि 72 के अंदर में जो शक्ति राष्ट्रपति के पास है उसके अधीन रहते हुए, यानी उसी शक्ति का प्रयोग करते हुए राष्ट्रपति ने ऐसा किया है या नहीं किया है। ठीक है, तो न्यायपालिका के जो है रिव्यू तो करेगी, लेकिन सिर्फ 72 के आधार पर जांच करेगी। समझ रहे हैं? यानी राष्ट्रपति का यह विवेकीय शक्ति है, वो चाहे तो क्षमा भी कर सकते हैं और चाहे तो सजा भी दे सकते हैं।